वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर अपनी एनआईओएस की समरी को कर रहे हैं, जिसका आज हम 16 चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, आफ्टर दैट 16 चैप्टर का सेकंड पार्ट देखें। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। रिकॉर्ड अथवा अभिलेखों की आवश्यकता एवं महत्व तथा ईसीसी केंद्र में रखे जाने वाले रिकॉर्ड के प्रकार। तो जो हमारे रिकॉर्ड है, जिन्हें हिंदी में अभिलेख भी कहते हैं, उनकी आवश्यकता हमें क्यों है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये पढ़ेंगे हम। और ईसीसी केंद्र, जो हमारे ईसीसी सेंटर है, उनमें कौन कितने टाइप्स के हमारे रिकॉर्ड होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। रिकॉर्ड प्रारंभ में प्राप्त की गई या एकत्रित की गई जानकारी है। रिकॉर्ड आपको पता होगा, किसी भी के बारे में भी उसका पूरा डाटा लिखना, जो किसी क्रियाकलाप के संचालन के समय अथवा पूर्ण होने पर पर्याप्त विषय वस्तु की जानकारी तथा क्रियाकलाप के सबूत अथवा प्रमाण के रूप में संदर्भ अथवा संरचना की जानकारी का लिखित अभिलेख होता है। रिकॉर्ड में हमारे पास लिखित रूप में विषय वस्तु होती है कि हमारी एक्टिविटी किस तरीके से हमें करनी है, या एक्टिविटी के पूरे होने के बाद हमने किन किन पॉइंट्स को देखा, वो हमारा रिकॉर्ड में ऐड होता है। विशेषकर स्कूल रिकॉर्ड एकीकृत रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में बच्चों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लिखित स्वरूप है। उसमें बच्चे को जो जो भी सुविधाएं दी जाती है वो लिखित रूप में रिकॉर्ड में लिखी होती हैं, जिनकी जानकारी ग्रहण करना, आकलन करना मतलब इवैल्यूएशन करना, बच्चों से संबंधित अन्य सभी सामान्य जानकारी आदि सम्मिलित है। रिकॉर्ड रखना कार्य योजना में सुधार के लिए महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि रिकॉर्ड से हमें नमूनों को समझने और सुधार के लिए सुझाव देने में सहायता मिलती है। अब जो भी हमने रिकॉर्ड किया, मान लो बच्चों की एग्जाम पेपर को हमने रिकॉर्ड किया कि बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया, तो हम उसको किस तरीके से सुधार सकते हैं, तो वो उसमें भी हमारा रिकॉर्ड हेल्प करता है। रिकॉर्ड रखने से बच्चे की प्रगति की औपचारिक तथा अनौपचारिक रिपोर्ट बनाना भी सरल होता है। दोनों रिपोर्ट बनाना सरल होता है, याद रखेंगे पॉइंट। विद्यालय अभिलेखों में निम्नलिखित शामिल है। अब जो हमारे विद्यालय के रिकॉर्ड होते हैं उसमें क्या क्या आएगा। बच्चे का व्यक्तिगत रिकॉर्ड होता है, मतलब उसकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, उनकी शैक्षणिक प्रदर्शन होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी होती है, आकलन तथा परीक्षा परिणाम होते हैं, मतलब असेसमेंट और एग्जामिनेशन रिजल्ट भी होते हैं। स्कूल की नीतियाँ होती हैं, मतलब जो स्कूल्स की पॉलिसीज होती हैं वो भी हमारे रिकॉर्ड्स में लिखी होती हैं। स्कूल की सभाओं के मुख्य अंश अथवा शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी, अन्य शैक्षिक इकाइयां, विभागों, प्रेस संगठन तथा सामाजिक इकाइयां की जानकारियां भी होती हैं। स्कूल के रिकॉर्ड में सम्मिलित जानकारी के उदाहरण, अब कौन कौन से स्कूल के रिकॉर्ड होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे विद्यार्थी प्रगति की रिपोर्ट होती है, प्यूपल प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्कूल अनुक्रमांक पत्रिका, मतलब जो स्कूल रोल नंबर की बुक होती है वो होता है। प्रवेश रजिस्टर, एडमिशन रजिस्टर्स होते हैं, कितने बच्चों के एडमिशन हुए उसका एक अलग से रिकॉर्ड होता है। बच्चों के रिकॉर्ड का फोल्डर होता है, प्यूपल रिकॉर्ड फोल्डर। स्कूल कार्यानुभव फॉर्म होते हैं, स्कूल वर्क एक्सपीरियंस फॉर्म्स होते हैं, स्टाफ रिकॉर्ड होता है, आर्थिक रिकॉर्ड या वित्तीय रिकॉर्ड मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अन्य रिकॉर्ड मतलब मिसलेनियस रिकॉर्ड, और कुछ भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि ये सब हमारे स्कूल के रिकॉर्ड में शामिल होते हैं। पूछ लेगा कोई भी, 3 देके और एक कुछ भी अलग ऑप्शन होगा कि कौन सा हमारे स्कूल के रिकॉर्ड में शामिल नहीं होता, तो आपको पता होगा कि विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट, स्कूल स्टाफ प्रवेश रजिस्टर, ये सब हमारे स्कूल के रिकॉर्ड में शामिल होते हैं। अब रिकॉर्ड के मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं। समुदाय मतलब कम्युनिटी होती है, स्टाफ के बारे में, बच्चों के बारे में, उपकरण मतलब जो इक्विपमेंट्स हमने स्कूल में है उनका रिकॉर्ड भी, इक्विपमेंट्स का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। धन, फाइनेंस का मूलभूत ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रिकॉर्ड भी रखा जाता है। ईसीसी केंद्र के रिकॉर्ड निम्नलिखित के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अब जो हमने रिकॉर्ड रखा है वो हम यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत खाका खींचने में, अब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल चाइल्ड की संपूर्ण जानकारी हम रिकॉर्ड्स में रख सकते हैं, रिकॉर्ड के थ्रू ही। विकास के सभी क्षेत्र की व्यक्तिगत प्रगति का निरीक्षण तथा उस बच्चे के भविष्य में प्रगति हेतु प्रयोग करना। हम बच्चों से क्या सीखने की अपेक्षा करते हैं अथवा वास्तव में वे क्या सीखते हैं के अंतर से हमने बच्चे को सिखा दिया, अब बच्चे ने सीखा क्या, तो इन दोनों का रिकॉर्ड हम रखेंगे, तभी तो इन फ्यूचर हम उस चीज को देख पाएंगे, उसका निरीक्षण कर पाएंगे। परिवार देखभाल करता तथा अन्य ईसीसी के लोगों के भी बातचीत करना, प्रावधानों एवं योजनाओं के मूल्यांकन में सहायता होती है। बच्चों की उपलब्धि एवं प्रगति को माता पिता के साथ साझा करना, रिकॉर्ड के थ्रू ही, जब याद होगा आपके में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, तो
टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों के जो एक फाइल होती है जिसमें उसने बच्चे का रिकॉर्ड रखा है वो सब पेरेंट्स को दिखाते हैं, तो पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चे का क्या लेवल या किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। केंद्र से आगे की कक्षा या औपचारिक स्कूल जाने के लिए निरंतरता प्रदान करता है। धोखाधड़ी से बचना, अत्यधिक खर्च, धन खर्च, अपव्यय से बचने तथा पैसों की लेन-देन का रिकॉर्ड रखने से जो स्कूल का फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है वो अच्छे से मैनेज हो पाता है कि पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, किस चीज़ में। विजिट बुक, शिक्षक अभिभावक संगठन मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन रिकॉर्ड होता है। स्कूल एवं अभिभावकों के बीच अच्छे संबंध तथा तारतम्यता स्थापित करता है। रिकॉर्ड से मतलब एक रिलायबिलिटी रहती है, एक सत्यता रहती है सबके माइंड में कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड में लिखी हैं तो कोई छल कपट की बात नहीं हो पाती। अब रिकॉर्ड के टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं। बच्चों का रिकॉर्ड, ईसीसी कार्यकर्ता, स्टाफ का रिकॉर्ड, जो हमारे ईसीसी वर्कर्स हैं उनका रिकॉर्ड होता है। स्टॉक रिकॉर्ड होता है कि हमारे स्कूल में क्या क्या स्टॉक है, कौन कौन सी चीज़ों का। वित्तीय रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्ड में मिसलेनियस रिकॉर्ड, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब पढ़ेंगे बच्चों के रिकॉर्ड में क्या क्या आएगा। बच्चे की प्रोफाइल आएगी, प्रोफाइल से रिलेटेड रिकॉर्ड, उपस्थिति रजिस्टर कि बच्चा कब आपका आया मतलब अटेंडेंस रजिस्टर, प्रगति रिपोर्ट, बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चे का पोर्टफोलियो। अब आपको पता होगा पोर्टफोलियो है क्या, हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो के बारे में नहीं पता तो अभी वीडियो पॉज करो, गूगल पे लिखो पोर्टफोलियो, उसके बाद आपको जो भी समझ आए वहां से कॉपी नहीं करना, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको जो भी समझ आए अपनी खुद की लैंग्वेज में, चाहे एक लाइन में, चाहे एक वर्ड में, चाहे पूरे पैरा में, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, बट पोर्टफोलियो का अपने अनुसार जो आपको समझ आए वो लिखना। अगर आप अपनी जॉब के लिए सीरियस है तो हर एक बच्चे को लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ प्लीज उन्हें करा करें। बच्चे का प्रोफाइल, संचयी अभिलेख, अब हम किस तरीके से बच्चे की बना सकते हैं, उसमें क्या क्या होता है। बच्चे का नाम, लिंग, भाई बहनों की संख्या, पिता की शैक्षणिक योग्यता क्या है, फोन नंबर, पता नंबर होता है, टीकाकरण की स्थिति की बच्चे को कौन कौन से टीके किस किस आयु वर्ष में पूरे लगे हैं या नहीं लगे, जन्म तिथि होती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, परिवार का स्थान कहाँ है, पिता का नाम, पिता का व्यवसाय, तो ये सभी हमारे बच्चे की प्रोफाइल में होते हैं। दैनिक उपस्थिति रजिस्टर, जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें बच्चे का नाम दर्ज होता है। यदि कोई बच्चा लगातार कुछ दिनों तक अनुपस्थित रहे तो ईसीसी कार्यकर्ता को बच्चे के घर जाकर कारण पता लगाना चाहिए। अब बच्चे की जो विकासात्मक उपलब्धि है, डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, उसकी रिकॉर्ड रखने के लिए चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि विकासात्मक उपलब्धि का रिकॉर्ड किसके थ्रू रखा जाता है, तो चेकलिस्ट के थ्रू, कि उसमें एक चेकलिस्ट होती है जिसमें ग्रेड होते हैं 1 2 3, तो बच्चा किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, अगर ज्यादा करे तो 10, कम कर रहा है तो 5 2, इस तरीके से उसमें चेकलिस्ट लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे के विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने का स्तर किस तरीके का है, चेकलिस्ट शीघ्रता और आसानी से भरी जा सकती है। उपलब्धियों का रिकॉर्ड अथवा पोर्टफोलियो बच्चों के कार्य तथा निश्चित समय में उसके द्वारा की गई प्रगति के रूप में बनाया जाता है। यह बच्चे के माता पिता दोनों के लिए ही गर्व का विषय है, क्योंकि पोर्टफोलियो में हमारी सभी चीजों को हम रखते हैं। जैसे कि अगर बच्चे ने कहीं परफॉर्मेंस किया तो उसकी क्लिप रख लेंगे या उसकी फोटो खींच के उसके पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। बच्चों के बारे में विस्तृत प्रवेशन की लिखित जानकारी ईसीसी कार्यकर्ता को बच्चों के किसी एक विकास क्षेत्र में सीखे गए कौशल के बारे में जानने की अपेक्षा से पूर्ण रूप से समझने में सहायता करती है कि बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। ईसीसी कार्यकर्ता, ईसीसी वर्कर और स्टाफ रिकॉर्ड में क्या क्या होता है। कार्य के केंद्र के कार्यकर्ता सभी लोगों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखना चाहिए कि जो भी स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड सभी का होना चाहिए। इसमें स्टाफ के सदस्यों का नाम होगा, पता, फोन नंबर, आयु, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्तर, संबंधित योग्यता, वर्णन, अनुभव, नियुक्ति स्तर, कार्य, ये सभी जानकारी उसमें होंगी। कुछ इस तरीके का ये हमारा स्टाफ का रिकॉर्ड रखा जाता है। स्टॉक रिकॉर्ड में यह केंद्र के सभी संसाधनों एवं सामग्रियों का रिकॉर्ड है, मतलब जो भी रिसोर्स या जो भी सामग्री यूज की जा रही है, ये रजिस्टर केंद्र में उपस्थित सामान की मात्रा एवं प्रकार को दर्शाते हैं कि जोन सा भी सामान है उसकी कितनी मात्रा है और कितने प्रकार का है। ये सामग्री अंदर तथा बाहर स्थानों के उपकरण, फर्नीचर आदि के विभाजन में की जाती है। समझ आ गया होगा आपको। स्टॉक रिकॉर्ड क्या, फाइनेंशियल रिकॉर्ड नाम से ही समझ आ रहा है, जिसमें पैसों के लेन देन से रिलेटेड बातें लिखी जाएंगी। केंद्र के क्रियाकलापों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अन्य संसाधनों की तरह ही वित्तीय संसाधनों का भी कठोर नियमित प्रबंध आवश्यक है। लेखक
परीक्षक तथा रिपोर्ट देने व आदि के उद्देश्य से भी वित्तीय रिकॉर्ड रखे जाने की आवश्यकता होती है। वित्तीय संस्थाएं तथा माता पिता आर्थिक योगदान दे सकते हैं। अगर जो पेरेंट्स देना चाहते हैं वो देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है। स्टेशनरी की इतनी राशि थी, इतना यूज हुआ, इस तरीके से, जिसमें इंक्लूड होता है बही खाता, लेजर, प्रमुख पुस्तिका तथा कंप्यूटर फाइल है जिसमें ईसीसी के में हुए प्रत्येक आय व्यय का ब्यौरा रखा जाता है तथा उसका योग किया जाता है। इसमें पैसे के आगमन एवं निकासी के लिए अलग अलग खाने बने होते हैं तथा प्रारंभ में उपलब्ध राशि व अंत में बची हुई राशि सभी इसमें लिखी होती है। बही खाते में, लेजर में, बैलेंस शीट, ईसीसी केंद्र की सारी पूंजी तथा लिए गए कर्ज आदि का ब्यौरा दर्ज किया जाता है। पूंजी या व्यक्तिगत संपत्ति की अलग सूची बनाई जाती है। फिर ऋण तथा कर्ज को लिखा जाता है। संपत्ति अथवा पूंजी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, तत्काल पूंजी और दीर्घकालीन पूंजी। पूछा जा सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी, कि संपत्ति तथा पूंजी को कितने भागों में विभाजित किया, दो, कौन कौन से, तत्कालिक पूंजी और दीर्घकालिक पूंजी। तत्काल पूंजी में वह सभी पूंजी, मतलब तत्काल पूंजी मतलब करंट एसेट में वह सभी पूंजी, ऑल एसेट्स, जिसमें केंद्र द्वारा 1 वर्ष के भीतर प्रयोग में लाने की आशा है। इंपॉर्टेंट याद रखना, तत्काल पूंजी क्या है, जिसमें अगले वर्ष के लिए नगद राशि में परिवर्तित किया जा सकता है। दीर्घकालिक पूंजी में वह चीजें आती हैं जिन्हें आप अगले वर्ष नकदी में परिवर्तन करने की योजना नहीं बनाते, जैसे कि जमीन, भवन और उपकरण। तत्काल पूंजी और दीर्घकाल पूंजी याद रखना है। ये आपकी दिखाई गई है यहाँ पे बैलेंस शीट, जिसमें नगद दिखाया गया है और ये तत्काल ऋण और दीर्घकालिक ऋण को दिखाया गया है। पूछा जा सकता है तत्काल ऋण में कौन कौन सी चीजें शामिल है। ऑप्शन में दे देगा स्टेशनरी, वेतन, भुगतान और भवन। तो आपको लिखना है कि भवन नहीं है, ये तीनों है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब अन्य रिकॉर्डों में क्या क्या आ जाएगा। मिसलेनियस रिकॉर्ड में यदि मिड डे मील दिया जा रहा है तो उसके व्यंजन सूची का रिकॉर्ड हमारा इसमें आ जाएगा। मिड डे मील की भी तो हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। लॉग बुक, स्कूल विवरण पत्रिका। अब लॉग बुक क्या होता है, आई डोंट नो, मुझे भी आइडिया नहीं है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्कूल तथा स्कूल के क्रियाकलापों के चित्र हो सकते हैं, सबको नामांकित करके रखें। भवन संबंधी योजनाएं हो सकती हैं। स्कूल की समय सारणी तथा स्कूल की पाठ्यचर्या से संबंधित रिकॉर्ड उसमें शामिल कर सकते हैं। स्कूल की शिक्षा अभिभावक सभा, पीटीएम कितने किस टाइम हुई, मित्र गोष्ठियों के रिकॉर्ड रखा जा सकता है। अब रिकॉर्ड का प्रबंधन, मैनेजमेंट भी तो जरूरी है। रिकॉर्ड बना तो लिया, अगर उसको मैनेज अच्छे से नहीं करेंगे तो वो अच्छे से रह पाएगा नहीं। दिन प्रतिदिन के रिकॉर्ड जो अलग अलग पृष्ठों पर लिखे जाते हैं, मतलब पन्नों पर लिखे जाते हैं, को एक फाइल में व्यवस्थित करके अनुक्रम लगाया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। सभी फाइलों को कोड सहित नामांकित किया, मतलब एक कोड डाल दे सभी फाइलों पर, कौन सी फाइल किस कोड के लिए है, फिर वो आसानी से मिल जाएगी। बच्चों के दैनिक कार्य की फाइल, रसीद तथा बिल फिल आदि क्रमानुक्रम व्यवस्थित करें। इन्हें अलमारी अथवा दराज में रखें। जिस अलमारी अथवा दराजों में इन्हें रखा गया हो उन्हें भी नामांकित करें, मतलब अच्छे से मैनेज करके रखना चाहिए। संसाधनों की गतिशीलता और उपयोगिता। अब जो हमारे रिसोर्सेज है उनकी मोबिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन किस प्रकार हमें करना है और वो क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के ईसीसी केंद्र खोलने की उपयुक्तता एवं प्रासंगिकता को तय कर ले, तब आप ईसीसी केंद्र के निर्माण अथवा उसके नवीनीकरण के लिए वित्तीय उपलब्धता के विषय में सोचना होगा कि हम ईसीसी सेंटर खोल रहे हैं तो उसमें कितना हमारा फाइनेंशियल धन लग जाएगा। तो ये पहले से ही सोचना जरूरी है। क्या आप केंद्र के लिए भवन खरीदेंगे अथवा किराए पर लेंगे। वित्त का प्रबंधन, धन का उपयोग तथा लेखा जोखा आदि, लेखा परीक्षण आदि के बारे में इस खंड में चर्चा करेंगे। आर्थिक संसाधन जुटाना, सबसे पहले ईसीसी सेंटर खोलने के लिए हमें रेजिंग फाइनेंस, आर्थिक संसाधन जुटाने आवश्यक है। ये सब आपको डिटेल में पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मेन आपको पता होना चाहिए कि हमें ईसीसी सेंटर खोलने के लिए मतलब धन की ज़रूरत है। सभी उद्यमों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बढ़ती मांगों तथा धन की उपलब्धता के आधार पर हमें उपयुक्त स्रोत की तलाश करनी चाहिए। हम सरकारों तथा समुदाय से आसानी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के कल्याण तथा बेहतर जीवन के विषय के बारे में समझदारी है कि हमें धन जुटाना की आवश्यकता है। सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि, ग्रांट इन एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट से हमें अगर अनुदान
राशि प्राप्त हो तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। वार्षिक अनुदान के अतिरिक्त केंद्र सरकार से छोटे छोटे अनुदानों के रूप में अनुशंसा कर सकता है। उदाहरण के लिए खेल के मैदान के लिए उपकरण अथवा अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए सहायता राशि मांग सकता है स्कूल। छोटी सहायता राशि महत्वपूर्ण तो है, किंतु यह पूर्ण रूप से वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती। विभिन्न बाल तथा महिला विकास विभागों तथा मंत्रालयों द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा वित्तीय सहायता योजनाओं से भी सहयोग लिया जा सकता है। समुदाय की सहभागिता, कम्युनिटी भी अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकती है। कैसे? फेयर और फंक्शंस में, मेले और उत्सवों के थ्रू। ईसीसी कार्यकर्ता केंद्र के मेले अथवा उत्सव का आयोजन कर सकता है और इस कार्यक्रम में बच्चों, अभिभावकों या समुदाय के सदस्यों द्वारा बनाए गए सामानों को प्रदर्शनी तथा बिक्री के लिए रख सकता है, जिससे भी हम धन एकत्रित कर सकते हैं। वॉलेंट्री, जो स्वैच्छिक सहायता, मतलब जो खुद से, उदाहरण माता पिता सहायता करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता गुड़िया, दृश्य चार्ट, छोटे बॉक्स वाले ब्लॉक्स आदि बना सकते हैं। वे केंद्र में लगाने वाले मेले अथवा प्रदर्शनी के लिए छोटे मोटे सामान बिक्री के लिए भी बन जाएंगे। स्थान किराए पर देकर, रेंटिंग आउट ऑफ द स्पेस, अगर स्कूल बड़ा है तो हम किराए पे देकर भी स्कूल के लिए धन एकत्रित कर सकते हैं। पढ़ते हैं, ईसीसी केंद्र का समय अधिक से अधिक 1 बजे दोपहर तक होता है। ऐसे में केंद्र के कमरे आदि को कोचिंग क्लास, नृत्य शिक्षा, आर्ट एंड क्राफ्ट की कक्षाओं के लिए किराए पर दिया जा सकता है। जैसे कि स्कूल का टाइम पूरा होने के बाद हम, जैसे कि 2 बजे तक स्कूल का टाइम मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 2 से 5 बजे तक अगर कोई क्लास है आर्ट एंड क्राफ्ट की, डांस की, वो करवा सकते हैं, तो उनको अपना स्कूल किराए पे दे सकते हैं। यदि केंद्र में पर्याप्त खुला स्थान है तो इसे फल और सब्जियां आदि उगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। स्टेशनरी तथा अन्य सामान के लिए अनुदान शिविर का आयोजन करना, कि बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान, अनेक लोग ऐसे होते हैं जो केंद्र को धन अनुदान नहीं दे सकते। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वे केंद्र की सहायता नहीं कर सकते। वे अपने पुराने कपड़े, खिलौने, गाड़ी, प्रयोग आदि में लिए गए डिब्बे आदि चीजों को बच्चों के किसी उपयोग में आ सकती हैं, केंद्र को दान कर सकता है। डोनेशन, जो कोई अनुदान करना चाहे वो डोनेट कर सकता है, इससे भी स्कूल को सहायता मिलेगी। तो ये हमारे तरीके थे सभी जिनसे हम ईसीसी सेंटर के लिए अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको नाम याद रखने हैं। लेखा तथा लेखा परीक्षण, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। लेखा परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य ईसीसी कार्यकर्ताओं को दिए गए समय के वित्तीय विवरण की शुद्धता के बारे में अंदाजा लगाने में समर्थ बनाना है। अब जो हमारा लेखा परीक्षण है, जो ऑडिटिंग है, उसका क्या काम है कि ईसीसी कार्यकर्ताओं को दिए गए समय में जो भी वित्तीय, मतलब जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उसकी शुद्धता, उसकी प्योरिटी की, कहाँ कहाँ वो किस तरीके से यूज हो रहा है, या मतलब क्या बचा है, मतलब हमारे पैसे से रिलेटेड सारी चीजों को मैनेज करने का काम हमारा लेखा परीक्षण का होता है। लेखा परीक्षण केंद्र की लेखा व्यवस्था में सुधार लाने में सहायता करता है कि किस तरीके से बेटर मैनेजमेंट से हम धन को अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेखा परीक्षण के अन्य उद्देश्य त्रुटियों और अशुद्धियों की पहचान कर उन्हें रोकना है। इस प्रकार लेखा परीक्षक स्टाफ की वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्षमता में सुधार लाता है और उसके कार्यों का मूल्यांकन करता है। ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि लेखा परीक्षक क्या करता है, स्टाफ की फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है और उसका मूल्यांकन करता है, और जहां सुधार लाने की जरूरत है कि धन को हम कहाँ पे बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, उन सारी चीजों को बताता है। अब लेखा परीक्षक 2 प्रकार के होते हैं, पूछा जा सकता है, अगेन इंपॉर्टेंट है, आंतरिक लेखा परीक्षण और बाह्य लेखा परीक्षण, इंटरनल ऑडिटिंग और एक्सटर्नल ऑडिटिंग। आंतरिक लेखा परीक्षण केंद्र के धन संबंधी लेन देन तथा रिकॉर्ड की नियमित जांच सुनिश्चित करता है, करने के साथ साथ सभी लेन देन बजट के अनुसार हुए हैं या नहीं, ताकि प्रबंधन नीतियों का सही ढंग से पालन हो सके। बाह्य लेखा परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य अभिलेखों की सत्यता की जांच करना, ये केंद्र के आर्थिक धन लेन देन तथा बिना जांचे गए आर्थिक विवरणों पर ध्यान केंद्रित करता है। वीडियो को यहीं पे पॉज करें और खुद से पढ़ें तो बेहतर समझ आएगा। लेखा जोखा का महत्व तथा सामाजिक लेखा जोखा क्या है। अब जो हमारी अकाउंटिंग है और सोशल ऑडिटिंग है वो क्या है, देखते हैं। सामाजिक लेखा जोखा, सोशल ऑडिटिंग और लेखा परीक्षण संस्था के आर्थिक कार्यों के सामाजिक और पारिवेशिक प्रभावों को समाज तथा समाज के विशिष्ट अधिकार समूहों को संप्रेषित, मतलब कम्युनिकेट करने की प्रक्रिया है। इससे केंद्र को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उद्देश्यों के अनुसार कार्यों को जांच करने में सहायता मिलती है। मतलब सोशल ऑडिटिंग के थ्रू हम अपने सोसाइटी में
ये जो भी हमने हमारे विद्यालय में काम हुआ है धन से रिलेटेड, उस सब की जांच करने का मौका मिलता है, क्योंकि हम सबको बताते हैं कि किस तरीके से हमारे स्कूल में धन का प्रयोग हुआ। सामाजिक लेखा जोखा के उद्देश्य क्या है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल अकाउंटिंग के। यह आपको एक क्रमिक दस्तावेज उपलब्ध कराता है कि किस प्रकार समय के साथ आपका ईसीसी केंद्र विकसित और परिवर्तित हो सकता है। कार्य किस प्रकार हो रहा है कि प्रतिपुष्टि फीडबैक देता है, किन क्षेत्रों में सही ढंग से कार्य हो रहा है और किन में नहीं के बारे में सहायता करता है। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसे भी क्यों छोड़े। आप अपने उद्देश्य एवं मूल्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से कर पाएंगे की जानकारी देता है। जानकारी एकत्रित करता है जिनका प्रयोग आप वित्तीय सहायता एवं अनुदान के प्रदान कर सकते हैं। वही बात है, पैसे से रिलेटेड सभी बातें हमारी सोशल अकाउंटिंग में बताई जाती हैं। धन का प्रबंधन एवं उपयोग, मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, किस तरीके से हम कर सकते हैं फंड का। केंद्र के आर्थिक प्रबंधन का प्रथम चरण है बजट बनाना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जा सकता है केंद्र का आर्थिक प्रबंधन का प्रथम चरण क्या है, पता होना चाहिए। बजट बनाना वही बता सकता है जिसने एनआईएस की समरी को बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। बजट व्यय तथा वार्षिक आय निर्धारित खर्च के लिए पैसे की आमद के बारे में पूर्व अनुमान लगाने की सहायता करता है। बाकी आप वीडियो पॉज करें, अभी पढ़ सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने क्या सीखा, होप हमारा